बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आप बेहतर जानते हैं कि हम अपनी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 जो कि फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का लास्ट वाला चैप्टर था उसको डिस्कस करते आ रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियो तक, और हमने टॉपिक्स भी ख़त्म कर लिए, एग्जाम्पल्स को भी स्टडी कर लिया, सॉल्व कर लिया। उसके बाद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते आ रहे थे और अपनी प्रीवियस वीडियो तक हमने इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स थे 11.6 तक सॉल्व कर लिए थे। अब जो हम मूव करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.7 से, ठीक है। इस वीडियो का जो आगाज होगा वो 11.7 से हम करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 11.7 की तरफ चलते हैं। क्या बताया जा रहा है उसके अंदर, उसको अब देख लेते हैं। 11.7 न्यूमेरिकल नंबर कहते हैं एक सिंपल सा और मुख्तसर सा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं आप, स्टेटमेंट भी शॉर्ट है और कैलकुलेशन भी बिल्कुल शॉर्ट आ रही है इसकी आपके पास। कहते हैं अ मैकेनिकल इंजीनियर डिवेल्प्स एन इंजन, कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है वो इंजन बनाता है वर्किंग बिटवीन 327 सेल्सियस डिग्री एंड 20 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। वर्किंग वो टेम्परेचर, दो टेम्परेचर के दरमियान वर्किंग कर रहा है, टेम्परेचर दिए हुए हैं। क्लेम टू हैव एफिशिएंसी ऑफ 52%, और उनकी जो एफिशिएंसी आ रही है 52% आ रही है। डज ही क्लेम करेक्टली एक्सप्लेन, क्या उसने जो बताया कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो 52% है, और आपने साबित करना है, प्रूव करके बताना है कि ये गलत है या सही है, ठीक है। कि एक साइंटिस्ट था या एक मैकेनिकल इंजीनियर था, उसने एक इंजन बनाया, इंजन दो टेम्परेचर के दरमियान वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, और उसकी जो एफिशिएंसी उसने बताई वो बताई थी 52%, और आपने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन, विद द हेल्प ऑफ प्रूफ, ठीक है, विद द प्रूफ आपने ये बात साबित करनी है कि ये जो एफिशिएंसी है करेक्ट आ रही है या इनकरेक्ट है, जो इंजीनियर ने इस इंजन को बनाते वक्त बताई। अब कैलकुलेशन की तरफ या गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। गिवन डाटा में स्टूडेंट बताया जा रहा है एक तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स is equal to T1 is equal to 327 Celsius degree is equal to 327 plus 273 is equal to 500 केल्विन। पहला टेम्परेचर आपके पास ये आ गया, सॉरी 600 केल्विन आपके पास आएगा। ठीक है। फिर टेम्परेचर ऑफ सिंक, टेम्परेचर ऑफ इज इक्वल टू T2, वो आपके पास बताया जा रहा था सिंपल 27 सेल्सियस डिग्री। अब इसको भी अगर आप सॉल्व करें 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। ये दो टेम्परेचर थे। उसके बाद क्लेम्ड एफिशिएंसी इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 52%, लेकिन आपने प्रूव करना है कि ये एफिशिएंसी करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। इसको आपने बाय प्रूफ बताना है। अब टू फाइंड स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या आ रहा है, टू फाइंड कहते हैं आपने फाइंड करना है एक्चुअल एफिशिएंसी, ठीक है। एक तो उसने बता दी क्लेम की, लेकिन आपने 100% वाली जो बतानी थी एक्चुअल, वो क्या होगी वो बतानी है। एक्चुअल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ईटा, ये आप फाइंड करेंगे। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सी, फिर से उसी तरह ईटा को हमने फाइंड करना है। ये पहले भी 2-3 न्यूमेरिकल में हम फाइंड कर चुके हैं। ईटा का फार्मूला लगा के, ईटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आपने लगाना है तो आपके पास ईटा आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि दोनों को कंपेयर करना है। अगर तो आंसर सेम आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये उसने एफिशिएंसी क्लेम की थी वो बिल्कुल सही की थी, लेकिन अगर तो आंसर सेम नहीं आ रहा तो आप कह सकते हैं कि जो उसकी क्लेम्ड एफिशिएंसी थी वो इनकरेक्ट थी, ठीक है। अब ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय
T1। ठीक है, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 आपके पास है 300 डिवाइडेड बाय 600, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम स्टूडेंट्स आएगा 600, इधर भी 600 माइनस 300, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 में से 3 निकालें तो 300 ओवर 600, तो ये एक बार और ये 2 बार, तो ईटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ईटा इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ईटा इज इक्वल टू 50%। तो एक्चुअल एफिशिएंसी स्टूडेंट्स आई थी वो आई 50%, लेकिन जो क्लेम्ड एफिशिएंसी बताई जा रही थी या जो क्लेम्ड एफिशिएंसी आ रही थी वो एफिशिएंसी थी आपके पास स्टूडेंट्स, वो एफिशिएंसी थी आपके पास 52%। ठीक है, जो बताई जा रही थी एफिशिएंसी वो 52%, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू आई एफिशिएंसी की वो आई 50%, यानी दोनों में 2% का डिफरेंस आ गया। तो यू कैन से दैट द एफिशिएंसी दैट इंजीनियर हैज क्लेम इज इनकरेक्ट। ठीक है, जो इंजीनियर ने एफिशिएंसी क्लेम की थी वो इनकरेक्ट थी। सो द क्लेम ऑफ 52%, सो क्लेम एफिशिएंसी इज इनकरेक्ट। ठीक है, जो क्लेम्ड एफिशिएंसी थी वो क्या आई, वो इनकरेक्ट आई, क्योंकि क्लेम्ड और एक्चुअल में फर्क आ गया। अगर फर्क ना आता तो हमें कहना था वो करेक्ट थी, लेकिन इनमें फर्क आ गया, तो नाउ वी कैन से दैट द क्लेम्ड एफिशिएंसी विल बी इनकरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वेशन न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 11.7। अभी हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.8 की तरफ। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 7 बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है, एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट करनी, जो कि हम पहले भी 3-4 न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट कर चुके हैं। अब 11.8 में क्या बता रहे हैं उसको देखते हैं। कहते हैं अ हीट इंजन परफॉर्म्स 100 जूल ऑफ वर्क एंड एट द सेम टाइम रिजेक्ट 400 जूल ऑफ हीट एनर्जी। कि एक हीट इंजन है, ठीक है, 100 जूल वर्क करता है और 400 जूल एनर्जी को रिजेक्ट करता है, 400 जूल हीट एनर्जी को रिजेक्ट करता है टू द कोल्ड रेजरवायर। ठीक है, व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, के इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। सेम यही प्रोसेस हम यूज करते हुए इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम यही फार्मूला, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन हमने मालूम इटा ही करना है, लेकिन हमारे पास जो गिवन डाटा चेंज है तो इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ये है कि एक हीट इंजन है, वो क्या कर रहा है, 100 जूल वर्क करता है और इस 100 जूल वर्क करने में 400 जूल हीट इंजन जो हीट एनर्जी जो है वो कोल्ड रेजरवायर को रिजेक्ट करता है। आपने उसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है, सिंपल। अब गिवन डाटा क्या है आपके पास, गिवन डाटा स्टूडेंट कह रहे हैं आपके पास वर्क डन था एक W, वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 100 जूल। ठीक है, 100 जूल आपके पास वर्क डन आ गया। हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू Q। ठीक है, वो थी आपके पास 400 जूल, 400 जूल। ठीक है, अब टू फाइंड इसके अंदर क्या है आपके पास, टू फाइंड बच्चों आपके पास आ रहा है एफिशिएंसी। दोबारा से आपने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, इज इक्वल टू ईटा, ये आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी आप कैलकुलेट करेंगे। अब जब आप कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे तो कैलकुलेशन की तरफ आएंगे तो क्या आएगा, क्या फार्मूला इसके लिए आएगा, क्योंकि गिवन तो आपके पास सिर्फ एक वर्क डन है और सिर्फ एक हीट है। ठीक है,
हीट और वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। क्योंकि हमने ईटा का एक लास्ट वाले न्यूमेरिकल में हमने ईटा का फार्मूला पढ़ा था, ईटा बराबर आपके पास आ रहा था, परसेंटेज ईटा की बात करें तो 7% लगा लें, इज इक्वल टू W ओवर Q, ठीक है, 7 आ रहा था परसेंट, ये आपके पास सॉरी 7 आ रहा था 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमने एक प्रीवियस न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज करते हुए एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी। अब स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास जो था, इसको आपने कह लिया Q2, ठीक है, जो हीट रिजेक्ट हो रही थी, जो हीट जितनी रिसीव हो रही थी या जितनी वो गेन कर रहा था वो बताई नहीं गई, जितनी वो दे रहा था रिजेक्ट कर रहा था वो बताई गई है, यानी Q2 मालूम है, Q1 नहीं मालूम। अब हमने क्या करना है, वर्क डन का फार्मूला हमने पढ़ा कि वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है, डिफरेंस ऑफ हीट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, अगर हीट चेंज हो रही है तो उसका जो डिफरेंस है वो बराबर होता है वर्क डन के। चूंकि हमने Q1 निकालना था तो Q1 अपनी जगह पर कायम, W माइनस Q2, ठीक है, Q2 इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है, इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास मौजूद है, यानी Q1 इज इक्वल टू W था आपके पास 100 प्लस 400, तो आंसर Q1 का आ जाएगा 500 जूल। ये आपने निकाल ली Q1, ठीक है। अब इसकी मदद से आपने ये वाले वैल्यू में ये वाली वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर देनी है, तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। नाउ पुट इन 1, ये आपको कह रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपके पास बच्चों आएगा ईटा एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय ये 1 कह सकते हैं आप, ठीक है, ओवर आपके पास थी 500, ठीक है, 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 1 टाइम और 100 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स और 5 20 टाइम्स, तो परसेंटेज एफिशिएंसी स्टूडेंट जो आपके पास आएगी वो आएगी 20%, ठीक है। परसेंटेज जो एफिशिएंसी आपके पास आएगी, सिंपल कटिंग करके विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर भी आप इसको हल करेंगे तो आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था, ये एफिशिएंसी आ जाएगी 100% और 20%, ठीक है, 20% एफिशिएंसी आपके पास आएगी, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक इसी से मिलता जुलता न्यूमेरिकल नंबर 11.10, पहले हम वो करते हैं, बाकी को बाद में देखते हैं। 11.10 उसको देखते हैं, ठीक है, 11.10, चूंकि ये वाला बोर्ड वाला या ये वाला न्यूमेरिकल बिल्कुल तीनों सिंपल एक जैसे रो में आ रहे हैं, हम उसको देख लेते हैं। पहले कह रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.10, ये बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है, सिर्फ आपने क्या याद रखना था कि परसेंटेज एफिशिएंसी मालूम करनी है इन टर्म्स ऑफ हीट, ठीक है, तो हीट के फार्मूला से इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। 11.10 में बताया जा रहा है अ स्टीम इंजन हैज अ बॉयलर that operator at 450 केल्विन, एक स्टीम इंजन है वो 450 केल्विन पे वर्क कर रहा है। द हीट चेंजेस वाटर टू स्टीम विच ड्राइव द पिस्टन, जो पिस्टन को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। द एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड एयर इज अबाउट 300 केल्विन, के जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर आ रहा है वो 300 केल्विन आ रहा है। व्हाट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ दिस स्टीम इंजन, के स्टीम इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कैलकुलेट करें। अब ये थोड़ा सा और सिंपल उन्होंने दे दिया हुआ है, जैसा कि देखिए बाकी जितने भी अभी तक हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े स्टूडेंट, सब के अंदर जो टेम्परेचर गिवन था वो टेम्परेचर था सेल्सियस डिग्री में दिया हुआ, लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमारी उन्होंने ये बचत कर दी है कि सेल्सियस डिग्री की बजाय डायरेक्ट उन्होंने केल्विन में ही हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, और केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर की मदद से हमने क्या कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वाला फार्मूला लगा के हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अभी तक हम बार बार उन्हीं को डिस्कस करते आ रहे हैं, इन्हीं टर्म्स को देखते आ रहे हैं, ठीक है। अब गिवन डाटा में क्या आएगा आपके पास, तो स्टूडेंट्स गिवन डाटा में बता रहे हैं टेम्परेचर ऑफ बॉयलर या टेम्परेचर ऑफ सोर्स
इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 450 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सिंक इज इक्वल टू T2, वो आपके पास आ रहा है 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन और 450 केल्विन आपके पास टेम्परेचर है। आपने इसके अंदर बच्चों फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। यानी ईटा आप फाइंड करेंगे, फिर से इसके अंदर एफिशिएंसी ईटा फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन सिंपल जो पहले हम करते आ रहे हैं अभी तक, कैलकुलेशन ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। फार्मूले को देखते ही आप समझ जाए कि ईटा हमने ये देखिए अभी भी मेरे पास मौजूद है, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ, हमने कैलकुलेट किया था इस फार्मूले के जरिए, तो आपके पास इस तरह आंसर आ गया। सेम इसी तरह वही फार्मूला वही मेथड यूज करते हुए हम ईटा निकालेंगे। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 था आपके पास 300 डिवाइडेड बाय T1 था आपके पास 450। अब अगर इनका एलसीएम ले तो ईटा इज इक्वल टू 450 एलसीएम, इधर 450 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 450 एज इट इज माइनस 300। ठीक है, तो ईटा इज इक्वल टू 450 में से 300 माइनस कर दें तो आंसर बचेगा 150 डिवाइडेड बाय 450। तो 150 1 टाइम और 150 3 टाइम्स, आपके पास क्या आ जाएगा, ईटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अगर आपने आंसर इसका लाना हो परसेंटेज में, ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, अगर 1.33 का आंसर निकालें तो 1/3 का आंसर निकालें तो आपके पास आएगा 0.33। 1 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.3 and 3। फिर आपने निकालनी है परसेंटेज एफिशिएंसी, तो दोनों के साथ इसके साथ परसेंटेज और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई और साथ आ जाएगा परसेंटेज। तो स्टूडेंट जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी आएगी 33%। ये आपके पास न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 11.10, जो कि बिल्कुल सिंपल था, बार बार वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा था। इसी वजह से ये दोनों मैंने न्यूमेरिकल एक साथ एक वक्त में करवा दिए ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल थे आपके पास 11.10, 11.8, 11.7। बाकी दो न्यूमेरिकल रह गए हैं हमारे पास, वो हम अपनी अगली वाली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाकी जो दो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर 11.9 और 11.11, ठीक है, इन दोनों न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।